सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 54 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 से 1916। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 से और 1916 ईस्वी तक की राजनीतिक गतिविधियों का मूल्यांकन करेंगे। उन विभिन्न प्रकार के अवरोधों की भी हम बात करेंगे जिनका इस दौरान की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सामना करना पड़ा। इसी एक प्रबल आघात के रूप में हम 1907 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने पूरे जीवन अवधि के दौरान अर्थात 1885 से 1947 ईस्वी तक, जब तक कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किया, एक बार इसको इस प्रबल आघात का सामना करना पड़ा था। और वो प्रबल आघात था नरमपंथियों और उग्रपंथियों के बीच के मतभेद इतने व्यापक स्तर पर पहुंच गए थे, इतने चरम स्तर पर पहुंच गए थे कि वहां से कोई भी पक्ष एक दूसरे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। और ये प्रबल जो झंझावत है, प्रबल चक्रवात है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के रूप में हमारे सामने है, वो नज़र आता है, जिसे हम 1907 ईस्वी का सूरत विभाजन भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस समय दो धड़ों में विभाजित हो जाती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1905 से 1916 ईस्वी तक के विभिन्न अधिवेशन और उन अधिवेशनों की अध्यक्षता किन्होंने की, वो अधिवेशन कहाँ पर हुए, उनसे संबंधित कौन कौन से प्रस्ताव पास किए गए, इन सब की व्यापक पड़ताल कुछ बिंदुओं के माध्यम से आज के इस व्याख्यान में हम करने जा रहे हैं। इस व्याख्यान को पूरी तरह से समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से अपनी पूरी परिचर्चा है उसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर बात करने के लिए जिस बिंदु का सहारा लेंगे उसमें सबसे पहले हमारी बात होगी कि व्यक्तित्वों के टकराहट की, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो संकट पैदा हुआ, जो विचारधारा के स्तर पर जो संकट था, क्या वो व्यक्तित्वों की टकराहट का नतीजा था या कुछ और था, इसकी व्यापक पड़ताल हम इस प्रथम बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी विचारधाराओं से उत्पन्न टकराव। क्या विचारधाराओं में जो मतभेद थी, रणनीतियों को लेकर के जो एक प्रकार की असहमति थी, क्या वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दुविधा बनी, जिसके कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक 1905 से 1916 के बीच में एक प्रकार से दिग्भ्रमित हो गई। इसके दोनों धड़े एक दूसरे से पृथक हो गए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व करने की उसकी प्राण शक्ति का कहीं ना कहीं से आहस वो देखने को मिलता है। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे क्या स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में पैदा हुआ था, उसकी रणनीति को लेकर कि स्वदेशी आंदोलन को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, कहां तक इसको विस्तार दिया जाए, क्या इसको लेकर के दोनों धड़ों के बीच में रणनीति को लेकर के कोई मतभेद था जिसके कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, इसकी भी व्यापक पड़ताल आज के हम इस बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। चौथे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि मतभेद का चरम स्तर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विभाजन का सामना करना पड़ा, और वो ईयर था 1907 ईस्वी। 26 दिसंबर 1907 ईस्वी का समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक मनहूस दिन था, एक काला दिन था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि भारतीय राष्ट्रवाद की एक जीवंत इकाई बन गई थी, उसको ऐसे समय में विभाजन का सामना करना पड़ा जबकि उसको एकता की और संगठन की और सांगठनिक अनुशासन की बेहद आवश्यकता थी। इसकी भी हम बात आज के इस चौथे बिंदु के अंतर्गत करेंगे। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि ब्रिटिश प्रशासकों की रणनीति का शिकार होती हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या कांग्रेस के ये दोनों धड़े हैं, क्या वो ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा फैलाए गए जाल में कहीं ना कहीं फंस गए थे या वो ब्रिटिश प्रशासकों की रणनीति का शिकार तो नहीं हो गए थे। इसी की बात हम अपने पांचवें बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। छठे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि 1910 से 1915 ईस्वी के बीच में जो 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जिसके कारण से बहुत सारे गले शिकवे थे, बहुत सारी शिकायतें थी, बहुत सारा असंतोष उत्पन्न हो गया था दोनों धड़ों के बीच में। दोनों धड़े के बीच में किसी भी प्रकार की सहमति नहीं बनती दिख रही थी और नरमपंथियों का पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कब्जा हो गया था। गर्मपंथियों के साथ वो किसी भी प्रकार की सुलह समझौते करने के फेवर में नहीं थे। तो वो कौन से कारक थे या किस व्यक्ति ने इसमें पहल की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों धड़ों को मिलाकर के एक साथ कर दिया जाए, तभी उपनिवेशवाद के खिलाफ है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो 1910 से 15 ईस्वी में जो गले शिकवे दूर करने के जो प्रयास है उनकी भी हम पड़ताल है इस बिंदु के माध्यम से करेंगे। सातवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि दोनों दलों का मिलन आखिरकार हो ही गया और वो ऐतिहासिक वर्ष था 1916 ईस्वी का और उस ऐतिहासिक अधिवेशन का नाम था लखनऊ अधिवेशन। इसकी भी हम बात
इस बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। 8वें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता 1916 ईस्वी में, और साथ ही 9वें बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि 1905 से 1916 ईस्वी तक के कांग्रेस अधिवेशन किस जगह पर हुए, किस स्थान पर हुए, किस वर्ष हुए और उनसे संबंधित कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो पास किए गए। 10वें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि 1905 से 16 ईस्वी के बीच की जो कांग्रेस शुरुआत में जिसने एकता का प्रदर्शन किया, बाद में विभाजित हुई, बाद में सहमति के प्रयास किए गए, 1916 में फिर से उसके दोनों धड़े मिलकर के एक हो जाते हैं। इन दोनों धड़ों के पुनर्मिलन से क्या भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो उसके लिए आगे आने वाले समय के लिए कोई एक भविष्य उन्मुखी दृष्टि है वो नजर आती है या नहीं, इसकी हम बात आगे की राह के अंतर्गत करेंगे। सबसे अंत में हमारी बात होगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 से 1916 ईस्वी की राजनीति के दौर से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की हो सकती है, इस पर भी हमारी व्यापक बातचीत होगी, पड़ताल होगी। तो आज का हमारा व्याख्यान है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। एक बार मैं फिर से जिस व्याख्यान पर हम व्यापक परिचर्चा करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पर आज का हमारा पूरा का पूरा 1 घंटे का ये लेक्चर है, उसका शीर्षक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 से 1916। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्यक्तित्वों की टकरार से संबंधित बिंदु से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी, और वो एक तरह से जो राष्ट्रवादी चिंता व्यक्त करने वाले एक राष्ट्रवादियों की अखिल भारतीय स्तर की एक सामूहिक राजनीतिक अभिव्यक्ति थी। कांग्रेस में 1885 से 1905 ईस्वी की राजनीति के दौर को नरमपंथी राजनीति के दौर के नाम से जाना जाता है, और इस नरमपंथी राजनीति के दौर में ज़्यादातर जो नरमपंथी जो विचारधारा है, नरमपंथी रणनीति का बोलबाला था। नरमपंथी हमने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में इसकी व्यापक चर्चा की है, तो हम यहाँ पर इस पर विस्तार से बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि ये हमारे इस टॉपिक से संबंधित है तो कुछ मोटी मोटी बातों की चर्चा हम यहाँ पर करना जरूरी समझते हैं। नरमपंथी रणनीति का मतलब जो शुरुआत के भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे, जो एक संवैधानिक तौर तरीकों में विश्वास रखते थे, उनको लगता था कि ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए है और भारत की प्रगति हो सकती है, भारत में जो सामाजिक सुधार हो सकता है वो ब्रिटिश शासन के अधीन रह करके किया जा सकता है। उनको ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास था और उनको कभी नहीं लगता था कि ब्रिटेन के लोग हैं वो लंबे समय तक भारत का उत्पीड़न और शोषण करेंगे, और वो सामाजिक सुधार में भी पश्चिम की अवधारणा से प्रेरित थे। तो इन लोगों में अगर हम शुरुआत में दें तो उन्हें नरमपंथी कहते हैं, नरमपंथी राष्ट्रवादी नेता कहते हैं, यानी वो मॉडरेट विचारधारा के लोग थे। और मॉडरेट विचारधारा के इन लोगों में अगर हम बात करें, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दिनेश वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो बदरुद्दीन तैयब जी जैसे लोग थे वो नरमपंथी राष्ट्रवादी थे, और वो किसी भी प्रकार से ब्रिटिश शासन के लिए कोई टेंशन पैदा नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था कि ब्रिटिश प्रशासकों को, लंदन में बैठी हुई सरकार को भारतीय लोगों की दिक्कतों के बारे में पता नहीं है, भारतीय लोग जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है, इसलिए वो भारतीय लोग उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और इनको ऐसा लगता था कि अगर हम इन समस्याओं तक को उन लोगों तक पहुंचा दें, अर्थात ब्रिटिश प्रशासकों और लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार तक अगर हम भारतीयों की समस्या से उनको अवगत करा दें, तो ये लोग इतने बुरे भी नहीं हैं कि ये भारतीयों की समस्या का समाधान नहीं करें। तो शुरुआत के जो नरमपंथी जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं भी थी, उनकी एक सोच भी थी कि संवैधानिक तौर तरीकों से शायद कुछ राजनीतिक राजनीतिक सुधार है वो हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा उनका मानना था, क्योंकि वो जिन परिस्थितियों में उन्होंने कांग्रेस संगठन का निर्माण किया था, और उनका ये था कि शुरुआत में ही हम सीधे साम्राज्यवादी सत्ता से सीधी टक्कर नहीं ले सकते, इसके लिए हमें एक जनमत बनाना होगा, और भारत अभी एक मेकिंग नेशन की प्रक्रिया में, यानी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। सभी लोगों को राष्ट्रीयता की भावना की समझ भी नहीं है, तो इनका शुरुआत का काम था लोगों में जनमत जागृत करना, लोगों का राजनीतिक जागरण करना, लोगों को एक साझा बिंदु पर जोड़ना, और क्षेत्र, धर्म और प्रांतीय गत भेदभावों से ऊपर उठ करके एक साझी राष्ट्रीय पहचान कायम करना इनके काम थे। और इसी दौर में इन नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने शुरुआत की कांग्रेस को संगठन प्रदान किया,
उसको एक ढांचा दिया, उसके उद्देश्य और लक्ष्य है वो तय किए। लेकिन कांग्रेस की शुरुआत से ही कुछ लोग ऐसे थे जो आक्रामक गतिविधियों में विश्वास रखते थे, और हालांकि उनका प्रभाव है 1905 से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों, उसकी रणनीतियों पर इतना प्रभावी नजर नहीं आता। तो ये कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस की स्थापना के साथ से ही इसकी दो विचारधाराएं एक साथ काम कर रही थी। एक है नरमपंथी विचारधारा और एक है गरमपंथी विचारधारा। लेकिन 1805 से और 1905 ईस्वी तक जिस प्रकार से कांग्रेस की रणनीति, अधिवेशन, कांग्रेस के जो विभिन्न अधिवेशनों में जो प्रस्ताव पास किए गए, कांग्रेस ने जो कार्य योजना बनाई, कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के से राजनीतिक रियायतों के लिए जिस प्रकार की रणनीति को सामने रखा, उस पर नरमपंथियों की रणनीतियों का ही बोलबाला था। और नरमपंथियों की रणनीतियों के बोलबाला होने के कारण 1805 से 1905 ईस्वी की कांग्रेस को हम कहते हैं कि कांग्रेस की नरमपंथी राजनीति का दौर। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा कि मैंने कहा कि इस समय कोई आक्रामक गतिविधियों के समर्थक लोग नहीं थे, कि कांग्रेस में एक जो ब्रिटेन की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं करने वाले लोग थे, जो कहते थे कि आवेदन, भाषणबाजी या ज्ञापनबाजी से ये ब्रिटिश सत्ता है, वो भारतीयों को कोई भी रियायत देने वाली नहीं है। इन लोगों को हर स्तर पर असहयोग करना पड़ेगा, इनके खिलाफ आक्रामक कार्रवाई चलानी पड़ेगी, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करना पड़ा होगा, ब्रिटिश सत्ता के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाए। और ये लोग आसानी से भारतीयों की बातें नहीं सुनने वाले, क्योंकि ये उपनिवेशवादी सत्ता है और भारतीयों का शोषण करना ये अपना परम दायित्व मानते हैं, और भारतीय लोगों को किसी भी प्रकार की राजनीतिक रियायतें देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए हर स्तर पर इनके साथ असहयोग किया जाना चाहिए। इस मत और रणनीति को मानने वाले कांग्रेस के अंदर ही एक विचारधारा के लोग थे, जिन्हें गर्मपंथी या उग्रपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और ब्रह्मबंधु उपाध्याय जैसे लोग हैं, वो गर्मपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और इसी के साथ एक और बात थी कि कांग्रेस में शुरू से ही, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का व्यक्तित्व है, तेजी से इतना बढ़ गया था कि वो अपनी बातों के आगे, अपनी बातों को मनवाने में वो निरंकुश भी हो गए थे। और वो किसी भी प्रकार से गर्मपंथियों की अगर कोई बात वास्तव में सही भी हो, तो अपने हेम के कारण से भी उसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि एक कांग्रेस है वो सिर्फ नरमपंथियों के हिसाब से चलेगी, इसमें उग्रपंथियों की कोई जगह नहीं है। और फिरोज शाह मेहता ने अपने आप को और गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने आप को कांग्रेस के संगठन से एक तरह से इतना बड़ा साबित कर दिया कि वो एक राष्ट्रीय हितों की बजाय, अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय हितों की बजाय उसने अपने व्यक्तित्व को स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक थे, जो फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले की रणनीति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो अगर शुरुआत के कांग्रेस की मैं बात करूं, जो कांग्रेस में जो तनाव बढ़ने लगा, तो वो तनाव कहीं ना कहीं एक व्यक्तित्वों की टकराहट के रूप में हमारे सामने नजर आता है। गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का तिलक के साथ मतभेद थे। अगर तिलक की कोई बात सही भी होती तो गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता उसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करते थे। इसी प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की कोई बात सही भी होती तो तिलक उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि तिलक को यह लगता था कि मेरे पीछे है और हमारी विचारधारा और रणनीति जो कि आक्रामक कार्रवाई की है वो सही है। गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता है वो अपनी तुलना में तिलक को अपरिपक्व मानते थे, और उनको लगता था कि अगर तिलक की बातों को तवज्जो दे दी गई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर तिलक का प्रभाव स्थापित हो जाएगा। लेकिन तिलक को यह लगता था कि गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता है वो ब्रिटिश शासन से याचना करके भारतीयों को एक तरह से अपौरुषेय साबित कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि इससे ब्रिटिश जनमानस में ये संदेश जाएगा कि भारतीय लोग हैं, उनमें किसी भी प्रकार का साहस और शौर्य नहीं है, हम जितना इनका शोषण कर सकते हैं उनका कर लिया जाए। क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह की राजनीति को उन्होंने पॉलिटिकल भिक्षावृत्ति का नाम देकर के अपमानित किया। तो ये एक तरह से कांग्रेस संगठन पर पकड़ बनाने की शुरुआत में अगर हम सरसरी तौर पर देखें तो ये व्यक्तित्वों की टकराहट के रूप में नजर आती है। गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता है वो नरम पंथियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तिलक है वो गर्म पंथियों का नेतृत्व कर रहे थे। शुरुआत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति, उसके कार्यक्रम और उसके लक्ष्यों पर नरम पंथियों का प्रभाव था, और नरम पंथियों से ज्यादा, कांग्रेस संगठन से ज्यादा ये गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता के इशारों पर चलने वाली कांग्रेस थी। जो वो चाहते कांग्रेस के अधिवेशन में वही लक्ष्य
और वही उद्देश्य और वही प्रस्ताव है वो पारित किए जाते। इसी प्रकार सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और मोतीलाल घोष के बीच में भी मतभेद था। नरम पंथ के नेताओं के द्वारा गर्म पंथ के नेताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था। इसी प्रकार गर्म पंथ के नेताओं को लगता था कि नरम पंथ के नेता है वो राजनीतिक अवसरवादी हैं, वो ब्रिटिश शासन से कुछ सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी बत्तों पर, उनके वजीफे पर वो विदेश यात्रा करते हैं, इन्होंने भारतीय जनमानस की राष्ट्रीय भावना का ये प्रतिनिधित्व नहीं करते। जबकि नरम पंथियों को लगता था कि गर्म पंथ के लोग हैं, जो ये शुरुआत का राजनीतिक संगठन जो खड़ा हुआ है, अगर इनकी रणनीति पर चला गया तो शुरुआत में ही जो ये संगठन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खड़ा किया गया है वो जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो शुरुआत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर दो विचारधाराएं पनप रही थी, ये दो विचारधाराओं से ज्यादा कहीं ना कहीं व्यक्तित्वों की टकराहट भी है वो नजर आती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, ये बात व्यक्तित्वों की टकराहट से आगे की भी बात थी, उसी की बात हम आगे करने जा रहे हैं। तो अगर हम दूसरे तौर पे देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष जो संकट था वो विचारधाराओं से उत्पन्न टकराव का भी संकट था। नरमपंथियों का, जैसा कि मैंने कहा, कि ब्रिटेन की न्यायप्रियता में विश्वास था, पश्चिमी विश्वास पर आधारित सामाजिक सुधार आंदोलनों में वो विश्वास करते थे और उनको लगता था कि भारत का आधुनिकीकरण ब्रिटिश शासन के और पश्चिम के तौर तरीकों को अपनाने पर किया जा सकता है। और ब्रिटिश शासन के तौर तरीकों को तभी अपनाया जा सकता है जब लंबे समय तक ब्रिटिश राज यहाँ पर कायम रहे। भारत में ब्रिटिश शासन को वो वरदान मानते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो गर्मपंथी थे वो अपनी सामाजिक सुधार की प्रकृति में रूढ़िवादी थे और वो ऐसे किसी भी सामाजिक सुधार के समर्थक नहीं थे जो कि पश्चिमी विश्वास पर आधारित, क्योंकि अगर पश्चिमी विश्वास पर आधारित सामाजिक सुधार की किसी भी प्रथा को लागू किया जाता तो इसका तात्पर्य यह था कि भारतीय संस्कृति में वो जीवन मूल्य नहीं है जो यहाँ के लोगों को प्रगति और गति प्रदान कर सके। इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि 1891 में जब बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट है वो पश्चिमी प्रभाव के कारण लाया गया, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट का तिलक ने विरोध किया। तिलक का विरोध करने का कारण सिर्फ यही था क्योंकि वो पश्चिम के तौर तरीकों पर आधारित सामाजिक सुधार की किसी भी रणनीति को अपनाने के खिलाफ थे। तिलक का ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध करना ये साबित नहीं करता कि वो बाल विवाह के पक्षधर थे। सिर्फ उनकी जो विचारधारा और रणनीति ये थी कि अगर हम पश्चिम के तौर तरीकों से प्रेरित होकर के भारत में सामाजिक सुधार करते हैं तो हम लोगों पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि हम अपने लोगों के जीवन मूल्य की हमें कोई चिंता नहीं है, हम अपने लोगों का समाज सुधार नहीं कर सकते, हम अपने लोगों को प्रगतिशील दृष्टि है वो भारतीय मूल्य और भारतीय संस्कृति के आधार पर प्रदान नहीं कर सकते। यही एक प्रकार की विचारधाराओं की टकराहट थी। तो ये गर्मपंथी लोग हैं वो आक्रामक कार्रवाइयों के समर्थक है और ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है और जब तक भारत का प्रशासन भारतीयों के हाथ में नहीं आएगा तब तक भारत की समस्याओं का समाधान है वो नहीं हो सकते। इन्हीं गर्मपंथियों में विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष तो ये मानते थे कि स्वराज नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन से हर प्रकार के बंधन से मुक्ति से ही भारत की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ब्रिटिश शासन कभी भारतीयों को न्याय नहीं देगा, ब्रिटिश शासन सिर्फ भारत का शोषण करेगा। इन्हीं दो बातों को लेकर के एक टकराहट थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष जो संकट था वह व्यक्तित्वों के टकराहट के साथ साथ एक विचारधारा के स्तर पर मतभेद के रूप में भी नजर आता है। तो इसी अगर हम टकराहट के तीसरे मुद्दे की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष जो संकट खड़ा हुआ वह स्वदेशी आंदोलन की रणनीति को लेकर मतभेद के रूप में भी हमारे सामने आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ उसकी प्रतिक्रिया में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन उत्पन्न हुआ। लेकिन इस स्वदेशी आंदोलन को किस प्रकार से चलाया जाए, क्या स्वदेशी आंदोलन से जो एक राष्ट्रीय जागरण तेजी से उत्पन्न हो गया था उस राष्ट्रीय जागरण की सीमाओं को विस्तारित किया जाए या नहीं किया जाए, उसे बंगाल की परिधि में ही रखा जाए, इस बात को लेकर के भी नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच में मतभेद है वो काफी बढ़ा हुआ नजर आता है। हालांकि शुरुआत में दोनों ही बंगाल विभाजन की जो अंग्रेजों की कुछ चाल है उसका इन्होंने विरोध किया, लेकिन आंदोलन को किस स्वरूप में चलाया जाए, ब्रिटिश शासन पर किस हद तक प्रेशर डाला जाए ब्रिटिश शासन ताकि अपने इस गलत निर्णय को वापस लेने के लिए बाध्य हो सके, इसके लिए रणनीति के स्तर पर किन साधनों को ब्रिटिश शासन के प्रतिकार के रूप में अपनाया जाए, इसको लेकर के कांग्रेस के अंदर जो दो विचारधाराएं थी दोनों विचारधाराओं में अलग अलग प्रकार के मतभेद थे। अगर हम बात करें तो नरमपंथी इसे सिर्फ बंगाल विभाजन के मुद्दे तक ही सीमित रखना चाहते थे और आंदोलन की परिधि को किसी भी प्रकार से बंगाल तक ही सीमित करना चाहते थे, अर्थात बंगाल की सीमाओं से बाहर इस मुद्दे को नहीं ले जाना चाहते थे और उनका मुद्दा सिर्फ बंगाल के विभाजन से जुड़ा हुआ था और इसमें वो स्वराज है,
बहिष्कार है या राष्ट्रीय शिक्षा की बात है या व्यक्तिगत शौर्य जैसे मुद्दों पर वो बिल्कुल उन्होंने अपनी असहमति प्रकट की। नरमपंथी ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग की रणनीति अपनाने के खिलाफ थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि हमारी लड़ाई सिर्फ बंगाल के विभाजन के गलत निर्णय से है। बंगाल के विभाजन के गलत निर्णय से और यह बंगाल से जुड़ी हुई समस्या है, तो हमें इस आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना है। तो और वो उनका यह कहना था, जबकि गर्मपंथियों का यह मानना था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो बंगाल में जो क्षोभ और आक्रोश जो पैदा हुआ है, बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप जो स्वदेशी आंदोलन पैदा हुआ है, उसमें इतनी तीव्रता और गति आई है कि देश के अन्य हिस्सों में भी उसकी आहट महसूस की जा रही है। लोगों का राजनीतिक जागरण हो गया है। इसलिए इस स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव को क्यों ना बंगाल की परिधि से बाहर निकाल करके देश के अन्य भागों में फैलाया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। पंजाब में अजय सिंह और लाला लाजपत राय, वो भी गर्मपंथी विचारधारा के थे। दिल्ली में सैयद हैदर रजा, वो भी इसी बात को आगे बढ़ाना चाहते थे। मद्रास में चिदम्बरम ओ पिल्लई है, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे को मद्रास के क्षेत्र में प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। इसके अलावा जो नरमपंथी है वो किसी भी प्रकार से ब्रिटिश शासन से स्वराज की मांग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि स्वराज उनके इस स्वदेशी आंदोलन की रणनीति का हिस्सा नहीं था। लेकिन गर्मपंथी स्वराज को, उन्होंने स्वराज के मुद्दे को उठाया भी और स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल भी करवाया। और स्वराज बाद में इस स्वदेशी आंदोलन की ही एक विरासत कहें कि स्वराज है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख लक्ष्य है, वो स्वीकार कर लिया गया। और जो गर्मपंथी लोग हैं वो इस आंदोलन को बंगाल की परिधि से बाहर ले जाना चाहते थे, और बहिष्कार है, स्वदेशी है, स्वशासन और राष्ट्रीय शिक्षा, इन चार प्रस्तावों को उन्होंने 1906 ईस्वी के कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दादा भाई नेहरू की अध्यक्षता में, उसमें उससे संबंधित ये प्रस्ताव भी पास हो गया। वो ब्रिटिश शासन के पर और भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने के लिए उन्होंने लोगों से अपील की कि ब्रिटिश शासन के द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं, प्रशासनिक संस्थाओं, अदालतों का बहिष्कार कर दिया जाए, ब्रिटिश शासन के साथ हर प्रकार का असहयोग किया जाए। अर्थात वो सभी ने अवज्ञा की रणनीति पर भी आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। लेकिन नरमपंथी है जिनको अभी भी ब्रिटेन की न्यायप्रियता में विश्वास था, उनको लगता था कि ब्रिटिश प्रशासन है अपने इस बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस ले लेगी अगर हम लोग संयम का और धैर्य का परिचय देंगे तो, और सिर्फ हमें बंगाल के मुद्दे तक अपनी बात को सीमित रखना है। लेकिन गर्मपंथियों को लगना था कि ये ही एक मौका है जब हम अपने राष्ट्रवादी आंदोलन को गति दे सकते हैं, उसको तीव्रता से अन्य क्षेत्रों में उसको प्रसारित कर सकते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन की रणनीति को लेकर के इतना बड़ा व्यापक मतभेद पैदा हो गया था कि जो दोनों धड़े हैं वो अपनी अपनी रणनीति को लागू करने के लिए तत्पर दिखाई देते थे। और गर्मपंथियों की रणनीति अगर हम व्यवहार में देखें तो काफी सार्थक नजर भी आ रही थी, लेकिन नरमपंथियों को यह लगता था कि अगर गर्मपंथियों की रणनीति को मान लिया गया तो कांग्रेस संगठन पर इनका कब्जा हो जाएगा। और उस समय फिरोज शाह मेहता है वो कांग्रेस को नेतृत्व दे रहे थे, कांग्रेस उनके दिशा निर्देशन में चल रही थी। कांग्रेस कौन सी रणनीति अपनाएगी ये फिरोज शाह मेहता का गुट है, वो इस बात को तय कर रहा था। लेकिन दूसरी ओर इस समय गर्मपंथियों का नेतृत्व है वो अरविंद घोष जैसे जोशीले राष्ट्रवादी एक प्रबोधनकर्ता के पास था। तो दोनों ही धड़े हैं वो किसी भी प्रकार के समझौता करने की स्थिति में नहीं थे। और 1905 के जो बनारस अधिवेशन हुआ, 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, उस बनारस अधिवेशन में ही काफी गहमा गहमी देखने को मिली। और जो गर्मपंथी लोग थे, गर्मपंथी विचारधारा के लोग, तो उन्होंने यही कहा कि स्वराज को शब्द को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे तैसे तब उस मुद्दे को टाल दिया गया और स्वराज शब्द को बाद में 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ उसमें गर्मपंथी अपने 4 प्रस्तावों को पास करवाने में सफल रहे। लेकिन नरमपंथियों ने व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से और मन से और अपनी आत्मा से इसको स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण से एक तनाव और एक अविश्वास का वातावरण है कांग्रेस के दोनों ही धड़ों में व्याप्त हो गया। नरमपंथियों को यह लग रहा था कि गर्मपंथी है वो हमें कांग्रेस से अलग करना चाहते हैं, कांग्रेस संगठन पर अधिकार करना चाहते हैं। इसलिए नरमपंथियों ने गर्मपंथियों के खिलाफ व्यापक स्तर पर भाषणबाजी की, बयान दिए। और गर्मपंथियों को यह लगता था कि हम नरमपंथियों को अगर कांग्रेस से अलग कर दें तो हम कांग्रेस के माध्यम से अपने इस स्वदेशी आंदोलन को बंगाल की परिधि से बाहर लगा करके इसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी के खिलाफ एक व्यापक एक प्रतिकार आंदोलन के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन की रणनीति को लेकर के एक बहुत बड़े स्तर पर मतभेद की स्थिति है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में।
उत्पन्न हो जाती है और ये इसका चरम मतभेद, ये चरम एक दूसरे को बिल्कुल भी सहन करने की स्थिति में नहीं थे। वो 1905 से 1907 ईस्वी के बीच में वो एक तरह से जो ज्वालामुखी है उसका लावा है वो बिल्कुल गर्म हो गया था, सिर्फ उसको फटने की देर थी। इतना प्रेशर, इतना दबाव उत्पन्न हो गया था कि अब शायद इस विभाजन को टालना है वो संभव नहीं दिखाई दे रहा था। तो मतभेद का चरम स्तर जो देखने को मिलता है वो कांग्रेस का विभाजन था 1907 ईस्वी में हुआ। इससे पहले कि हम कुछ बात कर लेते हैं कि 1906 ईस्वी में ही ऐसी नौबत आ गई थी कि कांग्रेस का विभाजन शायद टाला नहीं जा सकता। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन है वो होना था और अध्यक्ष पद को लेकर के काफी खींचतान चल रही थी। गर्मपंथी लोग हैं वो ये चाहते थे कि यहां पर लाला लाजपत राय है उसको अध्यक्ष बना दिया जाए, और लेकिन गर्मपंथी लोग लाला लाजपत राय की नहीं, गर्मपंथी लोग चाहते थे कि उनका अपना अध्यक्ष है वो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करे। नरमपंथी लोग हैं वो किसी भी हालत पर गर्मपंथी विचारधारा से संबंधित किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने के लिए राजी नहीं थे। लेकिन उसी समय भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के सबसे लोकप्रिय और सबसे आदरणीय और सम्मानीय व्यक्ति दादा भाई नेहरू के नाम पर सहमति बनी। और दादा भाई नेहरू एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनका ना तो नरमपंथियों से विरोध था ना गर्मपंथियों से विरोध था, उनके नाम पर एक सहमति बनी और कांग्रेस का विभाजन होते होते टल गया। वरना 1906 ईस्वी में ही कांग्रेस का विभाजन होना अवश्यंभावी हो गया था। दादा भाई नेहरू जी का सभी लोग सम्मान करते थे। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन में बड़ा तनाव और बड़ा असंतोष का वातावरण था, अविश्वास का वातावरण था। जो वहां प्रतिनिधि बैठे हुए थे उसमें एक धड़े में नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, एक धड़े में गर्मपंथी विचारधारा के लोग थे। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों को मनवाने के लिए अड़े हुए थे। लेकिन दादा भाई नेहरू जी ने जैसे तैसे करके उस स्थिति को संभाला, क्योंकि दादा भाई नेहरू जी का जैसा व्यक्तित्व था उन्होंने दोनों धड़ों को उलझने का मौका नहीं दिया। और दादा भाई नेहरू जी ने स्थिति को भांप लिया और उन्होंने कहा कि गर्मपंथी को जो प्रस्ताव लाए गए हैं उनको सहमति देना, उन प्रस्तावों को स्वीकार करना समय की मांग है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा है वो यहीं पर टूटकर बिखर जाएगा। तो गर्मपंथियों के प्रभाव के चलते हुए 4 प्रस्ताव 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पास हुए। ये 4 प्रस्ताव थे। पहला प्रस्ताव स्वराज का, दूसरा प्रस्ताव स्वदेशी का, तीसरा प्रस्ताव बहिष्कार का और चौथा प्रस्ताव है राष्ट्रीय शिक्षा का। 4 प्रस्ताव पास हुए। मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, वापस इसका फिर से दोहरान कर देता हूं कि जो 4 प्रस्ताव पास हुए उनमें एक बहिष्कार का प्रस्ताव, एक स्वराज का प्रस्ताव, एक स्वदेशी का प्रस्ताव और एक राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव। गर्मपंथियों की कमान इस समय अरविंद घोष के हाथों में थी, नरमपंथियों की कमान फिरोज शाह मेहता के हाथों में थी। नरमपंथियों की ओर से गोपाल कृष्ण गोखले और गर्मपंथी की ओर से तिलक है स्थिति पर बराबर से नजर रखे हुए थे, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले को इस बात का एहसास हो गया था कि गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच का जो ये मतभेद बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से दोनों एक दूसरे को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, उसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। गोपाल कृष्ण गोखले हैं नरमपंथियों में वो ज्यादा सतर्क और जागरूक थे। फिरोज शाह मेहता है वो निरंकुश प्रवृत्ति के हो गए थे, वो किसी भी हालत पर गर्मपंथियों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन अगर नरमपंथियों में उस समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विखंडित होने से बचाने का जो असफल प्रयास किया, अगर कोई नरमपंथियों में एक व्यक्ति था तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गर्मपंथियों की ओर से तिलक को भी ये लगने लग गया था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर विभाजन हो गया तो ब्रिटिश शासन को इसके दमन करने में आसानी होगी और वो स्वदेशी आंदोलन से जो हमने एक विरासत हासिल की है, स्वदेशी आंदोलन से जो ब्रिटिश शासन पर हमने जो दबाव स्थापित किया है, वो आसानी से ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश प्रशासन, ब्रिटिश अधिकारी है, जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित होगी, विखंडित होगी, इसके विनाशकारी परिणाम आएंगे और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ऐसे निर्णायक मोड़ पर दम तोड़ देगा जबकि इसको सांगठनिक एकता की आवश्यकता थी। गर्मपंथी की ओर से तिलक ने, नरमपंथी की ओर से गोखले ने दोनों पक्षों को समझाने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन उधर अरविंद घोष के नेतृत्व में गर्मपंथी और इधर फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में जो नरमपंथी, और उन्होंने बंबई के नरमपंथियों को भी मिला लिया, बंगाल के नरमपंथी भी इनके साथ मिल गए। अरविंद घोष के साथ है वो महाराष्ट्र के गर्मपंथी, बंगाल के गर्मपंथी और इसके अलावा पंजाब के गर्मपंथी। तो अरविंद घोष और फिरोज शाह मेहता की निरंकुशता के चलते हुए गोपाल कृष्ण गोखले
और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों को कोई सफलता नहीं मिली। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी की, दोनों ने एक दूसरे को कांग्रेस संगठन से बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का दौर लगा दिया। तो इसी की परिणति थी कि जैसे तैसे 1906 में दादाभाई नौरोजी ने स्थिति को संभाल ली, लेकिन 1907 का जो अधिवेशन है वो पहले पूना में तय किया गया था कि इसका वार्षिक अधिवेशन पूना में होगा, लेकिन नरमपंथियों के फिरोज शाह मेहता जो नरमपंथियों का नेतृत्व कर रहे थे, फिरोज शाह मेहता को यह समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि पूना है वो गर्मपंथियों का गढ़ है, और अगर अधिवेशन पूना में होता है तो एक तरह से ये नरमपंथियों की हार होगी, ये फिरोज शाह मेहता की हार होगी। और फिरोज शाह मेहता इतने निरंकुश थे कि वो किसी भी हालत में अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, भले ही उन्होंने राष्ट्रीय उद्देश्यों से ऊपर अपनी व्यक्तिगत छवि को आगे रखा। और इसी व्यक्तिगत छवि के कारण से, इसी अड़ियल रवैये के कारण से पूना में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होना था उसको सूरत में ट्रांसफर कर दिया गया, उस स्थान को। और यहां पर जब सूरत में जब अधिवेशन को पूना से सूरत अधिवेशन स्थानांतरित करने की सूचना मिली तो गर्मपंथियों में और भी ज्यादा असंतोष उत्पन्न हो गया, और उन्होंने गर्मपंथियों के खिलाफ, नरमपंथियों के खिलाफ व्यापक स्तर पर अनर्गल बयानबाजी की, जिससे दोनों ही पक्षों के बीच में तनाव है चरम स्तर पर पहुंच गया। अर्थात अब सिर्फ विस्फोट होने की देरी थी। अब पूना से सूरत की और इस अधिवेशन के स्थान का स्थानांतरित हो जाना। बात आई कि रास बिहारी घोष को नरमपंथियों ने अपनी ओर से अध्यक्ष पद के रूप में उन्होंने प्रस्तावित किया, लेकिन गर्मपंथी है वो यहां पर अपना जो अध्यक्ष है वो बनाना चाहते थे लाला लाजपत राय को, लेकिन लाला लाजपत राय के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। और अरविंद जो रासबिहारी घोष है, जो नरमपंथियों के द्वारा सुझाया गया नाम था, वो उन्होंने 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और गर्मपंथी जब गए तो उन्होंने उस अधिवेशन में गए, और यह अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे बड़े असंतोष, अराजकता, अविश्वास और असहिष्णुता के वातावरण में हुआ। गर्मपंथी इस बात को लेकर के गए थे कि रासबिहारी घोष को अध्यक्ष के पद से हटाया जाएगा और हमारी विचारधारा का व्यक्ति है वो अध्यक्ष बनेगा। तो जाते ही अनर्गल, जैसे ही अधिवेशन शुरू हुआ कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे को गाली गलौज की, हाथापाई की नौबत आ गई, जूते चप्पल चले। और उसी दौरान एक जूता उछल करके मंच पर बैठे हुए फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लगा। इससे तुरंत सभागार में एक अराजकता का वातावरण है वो उत्पन्न हो गया। कुछ देर बाद पुलिस आई, पूरे सभागार को खाली करवा लिया। कांग्रेस का विभाजन हो चुका था, कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी, और कांग्रेस के इतिहास में वो काला दिन और वो मनहूस दिन है वो आ गया था। दोनों ही पक्षों की नासमझी के कारण, दोनों ही पक्षों की स्थितियों का गलत अंदाजा लगाने के कारण नरमपंथियों को यह लग रहा था कि कांग्रेस और भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो सिर्फ उनकी देन है। गर्मपंथियों को लग रहा था कि हमें नरमपंथियों की कोई आवश्यकता नहीं है। नरमपंथियों के कारण से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बंगाल की परिधि से बाहर नहीं निकल पा रहा। लेकिन दोनों ही पक्ष यथार्थ स्थिति को समझने में असफल हो गए थे, क्योंकि नरमपंथियों को जो भी कुछ पॉलिटिकल रियायतें मिल रही थी वो गर्मपंथियों की रणनीति के दबाव के चलते मिल रही थी। और गर्मपंथी जो अपनी इस स्थिति में आकर के आ गए थे कि वो इसको स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज जैसी मांगे कर सके और ब्रिटिश शासन पर जो थोड़ा बहुत प्रेशर डाल सके, वो नरमपंथियों की सुलह समझौतावादी नीति के कारण दोनों ही पक्षों को एक दूसरे की आवश्यकता थी। दोनों पक्ष साथ साथ चलते तो स्वदेशी आंदोलन है वो अपनी निर्णायक सफलता शायद उस समय प्राप्त कर लेता, और अगर निर्णायक सफलता प्राप्त भी नहीं करता तो ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक ढांचे पर इसके दूरगामी प्रभाव है वो महसूस किए जाते हैं। लेकिन दोनों पक्षों ने स्थिति का गलत अंदाजा लगाया। व्यक्तित्वों की टकराहट में, विचारधारा के टकराहट में, दोनों को एक दूसरे को सहन न करने की क्षमता के कारण से दोनों पक्षों ने एक दूसरे से अलग हो गए गलतफहमियों के कारण। और ये किसी की भी जीत नहीं थी, ना नरमपंथियों की जीत थी, ना गर्मपंथियों की जीत थी। ये जीत थी तो ब्रिटिश प्रशासकों की फूट डालो राज करो की नीति की जीत थी। क्योंकि जैसा कि अगर देखा जाए तो जैसे 1907 में, जैसे 26 दिसंबर 1900 से जूते चप्पल चले, पुलिस आई, पुलिस ने सभागार को खाली करवा लिया। तुरंत उस समय भारत के तत्कालिक वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, उन्होंने भारत के तत्कालिक भारत सचिव को लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी सबसे बड़ी जीत है। आप इसी से समझ लीजिए कि ब्रिटिश प्रशासकों के बिछाए हुए जाल में किस प्रकार से कांग्रेस के दोनों धड़े हैं वो फंस चुके थे। कांग्रेस के दोनों धड़े हैं वो उस ट्रैप के अंदर आ चुके थे, और उनको ये पता ही नहीं था कि उन्होंने
गलतफहमी, अविश्वास के कारण से कितनी बड़ी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्षति कर दी है। तिलक को बहुत दुख हुआ। उसने विभाजन रोकने का भरसक प्रयास किया। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन के बाद उसने कुछ लेटर्स लिखो फिरोज शाह मेहता को, गोपाल कृष्ण गोखले को लेटर लिखे, लेकिन अब बात बहुत दूर तक जा चुकी थी। फिरोज शाह मेहता हर स्तर पर, जब फिरोज शाह मेहता के ऊपर जूता लगा और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के जूता लगा, तो अब वो गर्मपंथियों को किसी भी सूरत में कांग्रेस में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। नतीजा वही रहा कि फिरोज शाह मेहता का अड़ियल रवैया, उसकी व्यक्तिगत व्यक्तित्व की लड़ाई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, वो पूरी तरह से पराजित हो गया। तिलक ने खूब प्रयास किया। तिलक कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक दरार पड़े, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक अवरोध उत्पन्न हुए। लेकिन फिरोज शाह मेहता ही कांग्रेस थे और कांग्रेस ही फिरोज शाह मेहता बन गई थी। इस स्थिति को संभाला नहीं जा सकता था। क्रांतिकारियों के खिलाफ ब्रिटिश शासन ने इस अवसर का फायदा उठाया, क्योंकि नरमपंथियों को ने एक तरह से ब्रिटिश शासन को वो अपनी तरफ से वॉक ओवर दे दिया था। ब्रिटिश शासन को खुली छूट दे दी थी कि आप गर्मपंथियों के खिलाफ जो चाहे आक्रामक गतिविधियां उठाए, हम हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं करेंगे। ब्रिटिश प्रशासन, ब्रिटिश हुकूमत यही चाहती थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी पक्ष की जो जनता की नजरों में उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व कर रही है उसकी सहमति मिल जाए, बाद में हम आसानी से इस स्वदेशी आंदोलन और इसके प्रभाव को आसानी से समाप्त कर देंगे। और 1907 में जब सूरत में कांग्रेस का इस प्रकार से विभाजन हुआ, तो क्रांतिकारियों के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश प्रशासन ने दमनात्मक कदम उठाए। तिलक को अपने समाचार पत्रों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष भड़काने के आरोप में 6 साल की जेल की सजा के साथ मांडले की जेल में भेज दिया गया। अरविंद घोष, जो कि गर्मपंथियों का नेतृत्व कर रहे थे और वो क्रांतिकारी आतंकवाद की भी पैरवी कर रहे थे, जिन्होंने व्यक्तिगत हिंसा की भी पैरवी की थी, अरविंद घोष को अलीपुर षड्यंत्र में अन्य क्रांतिकारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। विपिन चंद्र पाल ने अस्थायी रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया। लाला लाजपत राय ब्रिटेन चले गए। कांग्रेस मेहता कांग्रेस बन गई। और मेहता कांग्रेस जब बनी, ये कांग्रेस, तो उसमें 1908 में एक नए संविधान का निर्माण किया गया और उसमें यह कहा गया कि किसी भी गर्मपंथी विचारधारा को इसमें कोई जगह नहीं दी जाएगी। और 1906 की कलकत्ता कांग्रेस में जो 4 प्रस्ताव पास किए थे, उसमें जो 1908 के कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें उन सारे प्रस्तावों को तिलांजलि दे दी गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ मेहता कांग्रेस बन गई, जिसने संवैधानिक तौर तरीकों को अपनाया। गर्मपंथियों से संबंधित किसी भी विचार, किसी भी रणनीति को पूरी तरह से उसने परित्याग कर दिया। लेकिन नरमपंथियों को यह लगता था कि इस प्रकार से ब्रिटिश शासन का साथ देने से कि ब्रिटिश हुकूमत है भारतीयों के साथ कुछ न्याय करेगी, उनकी इन उम्मीदों पर पानी तब फिरा जब 1909 के संवैधानिक सुधार की योजना पेश हुई, जिसे मोरलो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस मोरलो मिंटो सुधार ने नरमपंथियों की आंखें भी खोल दी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1909 ईस्वी के मोरलो मिंटो सुधार में मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन से पृथक करने के लिए एक पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का उनके मत को स्वीकार किया गया। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का तात्पर्य यह था कि मुसलमानों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में सीटें आरक्षित होंगी और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि जिस जगह से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट ही उनको वोट देंगे। तो मुसलमानों को इस पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की मंजूरी देकर के ब्रिटिश हुकूमत ने मुसलमानों को यह कह दिया कि आप लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हित है भारत के बहुसंख्यक समाज के हितों से अलग है, बहुसंख्यक समाज के रूप में हिंदुओं के हितों से अलग है। मेहता कांग्रेस ने यह कभी उम्मीद नहीं की थी। मेहता कांग्रेस ने अपने को ठगा हुआ महसूस किया, लेकिन अब क्या हो सकता था, स्थिति भी मेहता कांग्रेस के हाथों से निकल चुकी थी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 1909 ईस्वी में भारत के जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था ब्रिटिश शासन ने अपने दमनात्मक कदमों से। 1908 में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए। तिलक जैसे राष्ट्रवादी नेता को 6 साल की जेल में डाल दिया गया। अरविंद घोष ने जब 1 साल की जेल की सजा के बाद वो लौटे तो उन्होंने पांडिचेरी चले गए, अध्यात्म का रास्ता पकड़ लिया। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय नेतृत्व है वो बिखर चुका था और 1909 के संवैधानिक सुधारों ने फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले को यह एक सीख भी दे दी कि जब तक आप एकजुट थे तब तक ब्रिटिश शासन ऐसे कठोर कदम उठाने से बच रही थी। लेकिन चूंकि अब आप में विभाजन है, आपकी
अस्मिता पर चोट की जा सकती है और इसी अस्मिता पर चोट का एक नतीजा था 1909 ईस्वी का मोर्लो मिंटो सुधार, जिसमें मुस्लिम अलगाववाद को सदैव के लिए जिंदा कर दिया गया। मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक करने का कुत्सित प्रयास है वो ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश प्रशासन ने शुरू कर दिया, जिसकी एक घातक विष भरी फसल है वो 1947 में भारत विभाजन के रूप में देखने को मिली, जब 1947 में भारत अखंड भारत है, भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों में बट गया। तो ये थी कि वो ब्रिटिश रणनीति का शिकार हुए कांग्रेस के दोनों खेमे, और विशेषकर फिरोज शाह मेहता को, और जो मेहता कांग्रेस बन गई थी 1908 के बाद में, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन फिर भी बहता है 1909 ईस्वी के संवैधानिक सुधारों में जब उन्होंने मुसलमानों को विशेष तवज्जो दी गई, केवल अपने अधिवेशन में इस 1909 के मोर्लो मिंटो सुधार के साथ असहमति प्रकट करने के अलावा उन्होंने कोई सख्त रणनीति, कोई सख्त कार्यक्रम नहीं अपनाया। उसके पीछे कारण यह था क्योंकि अब जो मेहता के नेतृत्व में जो कांग्रेस की जो रणनीति थी, कांग्रेस का जो अधिवेशन था सिर्फ एक अंतरंग मंडली बनकर रह गई। वार्षिक अधिवेशन के अलावा उसमें कोई कुछ नहीं होता था, क्योंकि जनता के सभी वर्गों की सहभागिता है वो कांग्रेस खो चुकी थी। क्योंकि तिलक जिनका व्यापक जनाधार था, अरविंद घोष जैसे लोग क्रांतिकारी जो शौर्य का प्रदर्शन करने वाले जो नव युवक है, वो इस मेहता कांग्रेस से जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनको फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले की नेतृत्व वाली कांग्रेस पर किसी भी प्रकार का कोई विश्वास नहीं रह गया था। तो 1907 में विभाजन हुआ, 8 में मेहता कांग्रेस बन गई, और 1909 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जो एक मंजूरी है वो मुसलमानों को प्रदान हुई। लेकिन गले शिकवे दूर करने की भी पहल है वो शुरू हो गई। 1910 से 15 ईस्वी का वो दौर था जब दोनों पक्षों ने अपने बीच में आई हुई कड़वाहट को दूर करने का प्रयास किया। फिरोज शाह मेहता है वो भी इस बात को महसूस कर रहे थे कि विभाजित कांग्रेस है, उसने ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश प्रशासकों को एक अवसर दे दिया। लेकिन फिर भी फिरोज शाह मेहता का अहम है, उनका व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व का जो अभिमान है वो कम नहीं हुआ, और उन्होंने उसकी खातिर ये उनको सब कुछ पता था कि ब्रिटिश हुकूमत है भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने में सफल हो गई है, हमें किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं दे रही, मुसलमानों को ज्यादा तवज्जो दे रही है, मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, और पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन जो पद्धति है, जाति और धर्म के आधार पर आपने निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया, ये भारत को एक विभाजित करने की चाल है। लेकिन उस समय भी फिरोज शाह मेहता को समझ जाना चाहिए था। उस समय नरमपंथी जो कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी, उसको एक पहल करनी चाहिए थी, अपने गले शिकवे दूर करने की पहल करनी चाहिए थी। लेकिन गले शिकवे दूर करने की पहल अगर किसी व्यक्ति ने की तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1907 में सूरत में कांग्रेस के विभाजन को रोकने के लिए भी प्रयास किया, और 1907 में जब सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया तो अपनी तरफ से नरमपंथियों की ओर से क्षमा याचना की कि इस जो कुछ हुआ है उसको भूल जाइए, हम लोग एकजुट होकर के औपनिवेशिक हुकूमत का सामना कर सकते हैं। औपनिवेशिक हुकूमत है वो भारतीय शोषण का प्रतीक है। लेकिन फिरोज शाह मेहता ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। 1914 में जब तिलक, जून 1914 में जब तिलक 6 साल की जेल की सजा काटने के बाद में मांडले जेल से छूट करके आए तो उन्होंने देखा, उन्होंने तत्कालिक भारतीय राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन किया कि कांग्रेस निष्प्राण बन गई है, भारत के लोगों में किसी भी प्रकार की कोई राष्ट्रीय उमंग, कोई राष्ट्रीय जोश नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले जो तिलक के दिमाग में आई, उन्होंने कहा कि मैं अभी भले ही मुझे झुकना पड़े, भले ही मैं गलत नहीं हूं, लेकिन फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले को मुझे संतुष्ट करना होगा, क्योंकि जब तक कांग्रेस के दोनों धड़े एक नहीं होंगे तब तक भारत में कोई सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। तो कांग्रेस की आवश्यकता को वो महसूस करते थे, क्योंकि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पर्याय बन चुकी थी। भले ही अब उसमें वो प्राण शक्ति नहीं थी, भले ही वो नरमपंथी लोगों की महत्वाकांक्षाओं का शिकार हो गई थी, लेकिन तिलक ने उस समय झुकना उचित समझा, और तिलक ने कहा 1914 ईस्वी में आते ही कहा कि मैं किसी भी हिंसक गतिविधि का समर्थन नहीं करता हूं। और ब्रिटिश शासन जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया तो उन्होंने भारतीय जनता से अपील की कि ब्रिटिश शासन की तन मन धन से सेवा करें, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे स्वराज का मतलब ब्रिटिश शासन से संबंध विच्छेद करना नहीं है, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जैसा ब्रिटिश हुकूमत ने अपने गोरे उपनिवेशों में अर्थात आयरलैंड जैसे देशों में वहां के लोगों को प्रशासन में जिस प्रकार की भागीदारी दे रखी है, उसी प्रकार की भागीदारी है हम भारतीय लोग हैं वो प्रशासन में चाहते हैं। मेरे स्वराज का मतलब सिर्फ इतना ही है। तिलक का जो ये भाषण और जो ये वक्तव्य था
वो फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले से एक सुलह समझौता करने का प्रयास था, लेकिन फिरोज शाह मेहता तक ये बात पहुंचाई गई और 1914 में ये संभावना बनी थी कि शायद फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो तिलक के नेतृत्व में गर्म पंथियों के से सुलह समझौता कर लेंगे और उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फिर से शामिल होने की अनुमति दे देंगे। लेकिन फिरोज शाह मेहता तिलक के सारे प्रयास है वो विफल हो गए। फिरोज शाह मेहता है वो तुरंत है वो कन्विंस नहीं हो सके, उसको समझाया नहीं जा सका और तिलक लेकिन फिर भी अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। 1915 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ उस 1915 ईस्वी के अधिवेशन में जाकर के तिलक को अपने प्रयासों में सफलता मिली। लेकिन यहां पर भी गौरतलब यह है कि तिलक को अपने प्रयासों में सफलता इस कारण से मिल चुकी थी क्योंकि उस समय तक फिरोज शाह मेहता का निधन हो चुका था, गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो चुका था। नरमपंथी जिनके प्रभाव में रहकर के काम कर रहे थे वो दोनों ही स्तंभ है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इसलिए नरमपंथियों का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था और नरमपंथियों ने भी ये महसूस किया कि तिलक की जो बातें हैं गर्मपंथियों के साथ रह करके नरमपंथी और गर्मपंथी मिल करके ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई गति दे सकते हैं और जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कोई एकता स्थापित नहीं हो जाती तब तक किसी भी प्रकार के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो मेहता 1915 ईस्वी में जाकर के अधिवेशन में जाकर के इस बात की सहमति बनी कि अगले अधिवेशन में अर्थात 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन होना था उसमें कांग्रेस के दोनों धड़े हैं वो मिलकर के एक हो जाएंगे। दोनों धड़े हैं उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने की अनुमति दे दी गई। जो गले शिकवे दूर करने की पहल में तिलक के साथ साथ एनी बेसेंट ने भी प्रभावी भूमिका निभाई। एनी बेसेंट एक थियोसॉफिकल विचारधारा से संबंधित एक महिला थी जो 1893 में मद्रास में आई और उन्होंने अडियार में अपना एक कार्यालय खोला और उनको भी ये लगता था कि भारत के लोगों की स्वशासन की मांग है वो जायज है और इस स्वशासन की मांग को ब्रिटिश हुकूमत को पूरा करना चाहिए और ब्रिटिश हुकूमत के सामने इस मांग को रखने के लिए एनी बेसेंट का भी ये मानना था कि कांग्रेस में सांगठनिक एकता होना आवश्यकता है, कांग्रेस के दोनों धड़ों का मिलना आवश्यक है क्योंकि जब तक कांग्रेस के दोनों धड़े मिलकर के एक नहीं होंगी भारतीय जनता के बीच में अच्छा संदेश नहीं जाएगा और ब्रिटिश हुकूमत पर भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकेगा। इसलिए सांगठनिक एकता के माध्यम से भारतीय जनता को भी जोड़ा जा सकेगा, ब्रिटिश हुकूमत पर भी एक दबाव है वो बनाया जा सकेगा। तो ऐसे ही गले शिकवे दूर करने की जो पहल है तिलक और एनी बेसेंट के माध्यम से हुई जिसे 1915 में एक सहमति बनी और 1916 में यह सहमति अपने अंतिम परिणाम तक पहुंची जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फिर से पुनर्मिलन हुआ। दोनों धड़े आपस में एक साथ बैठे अर्थात 1916 का लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकता फिर से पुनः स्थापित हुई। दोनों दलों का मिलन 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के दोनों धड़ों को पुनः मंच पर आने का मौका मिलता है। इस समय एक बड़ा भावुक जो वक्तव्य है, एक भाषण है, अध्यक्षीय भाषण जो कि 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा इमोशनल एक सेंटिमेंटल एक वक्तव्य जारी किया। उनका कहना था उन्हीं के शब्दों में 10 वर्षों का अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत है, अब भाई भाई फिर मिल गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की भावना, किस तरह के मनोविकार उस समय में सभागार में उपस्थित लोगों में और अध्यक्षीय भाषण कर रहे अंबिका चरण मजूमदार के मन मस्तिष्क में चल रहे थे, किस तरह से शायद वो बोल रहे होंगे, किस तरह के इमोशंस है वो जन्म ले रहे थे। उन्हीं इमोशंस की ये परिणति थी कि 1916 में जो एक 1907 के आघात और प्रतिघात को समाप्त करने का प्रयास किया गया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस में फिर से एकता स्थापित हुई, कांग्रेस को नई जीवन शक्ति है वो मिली। अब हम बात कर लेते हैं कि 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की एक और खास बात थी कि कांग्रेस के दोनों धड़े तो एक मिले ही मिले, भाई भाई एक हो गए। लेकिन उस समय जिस मुस्लिम अलगाववाद को मुस्लिम लीग के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत ने प्रोत्साहन दिया था, तो 1907 से 1910 ईस्वी तक मुस्लिम लीग पर का जो नेतृत्व ज्यादातर प्रतिक्रियावादी लोगों के हाथों में था, प्रतिक्रियावादी मुसलमानों के हाथों में था, जो मुस्लिम वर्ग के संभ्रांत वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनको यह लगता था कि हमारे हित हैं वो हिंदुओं के हितों से अलग हैं। लेकिन 1911-12 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना है, मौलाना मोहम्मद अली है, शौकत अली है, अबुल कलाम आज़ाद जैसे प्रखर राष्ट्रवादी मुस्लिम लोग हैं, जब मुस्लिम लीग से जुड़े तो उन्होंने जो
उन्होंने बिल्कुल मुस्लिम लीग के जो 1907 ईस्वी में उद्देश्य निर्धारित किए गए थे कि वो ब्रिटिश हुकूमत के साथ सहयोग करेगी, उससे एक अलग रास्ता है उन्होंने अपनाया। और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग कुछ समय के लिए उसकी रणनीतियाँ भले ही गलत हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग एक संगठन है और उनका देश ये भारत है और भारत के हितों की रक्षा के लिए उन्हें काम करना है। तो मुस्लिम लीग में जब कुछ राष्ट्रवादी मुसलमान आए जो ये मानते थे कि ये वतन उनका है, उन लोगों ने ब्रिटिश प्रशासन की जो कुत्सित जो सोच है उसका आकलन कर लिया था कि किस तरह से मुस्लिम लीग को एक्स्ट्रा प्रिविलेज देकर के ये लोग हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। तो मुस्लिम लीग की तरफ से भी ये महसूस किया जा रहा था कि कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का समझौता किया जाए, और कांग्रेस भी ये मानती थी कि जब तक, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम एक प्रकार के भाई भाई ही थे, कि जब तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस है उस पर कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक अगर इन दोनों पे समझौता हो गया तो ब्रिटिश शासन पर और भी ज़्यादा प्रभावी जो दबाव है वो बनाया जा सकता है। लेकिन मुस्लिम लीग को कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए कुछ त्याग करना जरूरी था कांग्रेस की तरफ से, और एनी बेसेंट और तिलक ने इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलक जो खुद एक रूढ़िवादी विचारधारा के थे और ये कहा जाता है कि वो हिंदू हितों के पोषक थे, लेकिन तिलक जब 1914 ईस्वी में मांडवे जेल से छूट कर आए तो उनका उद्देश्य जिस जैसे भी हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अलग अलग बटे हुए दड़ों को एकता के सूत्र में पिरोना था। इसी कारण से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एकता के प्रयास किए, और बाद में मुस्लिम लीग है उससे भी ये कहा कि वो भारत की राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करें, और वो ब्रिटिश हुकूमत के बहकावे में नहीं आए। ब्रिटिश हुकूमत ने उनको जिन बातों की गारंटी दी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी तरफ से देने के लिए तैयार है। तो जब मुस्लिम लीग को यह आश्वासन दे दिया गया कि आपके पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अपनी सैद्धांतिक सहमति देती है, तब मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिल करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साथ साथ चलने का एक संकल्प लिया, एक निर्णय लिया। तो 1916 ईस्वी का जो लखनऊ पैक्ट है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक एकता के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें कांग्रेस ने अपनी तरफ से कुछ त्याग करते हुए मुस्लिम लीग के प्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन के निर्णय को स्वीकार कर लिया। हालांकि मदन मोहन मालवीय जैसे लोग हैं वो मुस्लिम लीग को प्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन के बारे में सहमति दे करके उनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साथ लेने के खिलाफ थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये एक तरह से एक जो पहले से ही जो जहरीला दाग पैदा हो गया है उसको और भी ज्यादा विष से पोषित करने का एक प्रयास होगा और बाद में इसके बड़े घातक परिणाम निकलेंगे। लेकिन तिलक जो स्वयं रूढ़िवादी थे, जब तिलक ने यह कहा कि अगर ये स्वराज सिर्फ मुसलमानों को मिलता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं, अगर ये समाज के सबसे गरीब वर्ग को मिलता है तो भी मैं उसके लिए तैयार हूं, अगर ये अछूतों को मिलता है तो भी मैं तैयार हूं। जब तिलक जैसे ऐसे रूढ़िवादी व्यक्ति ने जब मुस्लिम लीग के इस दावे को स्वीकार कर लिया तो अन्य किसी व्यक्ति की साहस नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई कि वो तिलक की इस योजना की जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकता स्थापित करने की जो उनकी योजना है उसका विरोध करते। तिलक के भाषण के बाद है सभी को इसको स्वीकार करना पड़ा। तो 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन दो कारणों से जाना जाता है। एक तो कांग्रेस के दोनों धड़ों का पुनर्मिलन हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन कि 1905 से 1916 ईस्वी के बीच कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुए, कैसे हुए और किस तरह से उनमें प्रतिनिधियों की संख्या में उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो हम एक बार सरसरी दृष्टि है इस पर भी डाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 1905 ईस्वी का अधिवेशन। यह अधिवेशन बनारस में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। स्वराज्य शब्द का जो पहली बार है वो यहां पर स्वराज की मांग को स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो स्वराज का प्रस्ताव है वो यहां पर स्वीकार नहीं किया गया। 1906 का अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नेहरू जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की और स्वराज शब्द का इसमें प्रथम बार प्रयोग किया गया इस अधिवेशन में। और स्वराज्य है, स्वदेशी है, बहिष्कार है और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित 4 प्रस्ताव है इस अधिवेशन में पास किए गए। 1907 का अधिवेशन, जिसे कांग्रेस के विभाजन अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, वह सूरत में हुआ। रास बिहारी घोष ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस में विभाजन है वो भी इसी अधिवेशन में देखने को मिला और इस अधिवेशन में एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के रूप में दोनों ही धड़ों के जो प्रतिनिधि है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे
और वो देख सकते हैं कि 1600 प्रतिनिधि है वो इस अधिवेशन में उपस्थित थे। 1908 ईस्वी का अधिवेशन वो अधिवेशन था जो सूरत विभाजन के बाद में तुरंत आयोजित हुआ था दिसंबर में, और ये मद्रास में हुआ, और रास बिहारी घोष ने ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया और ये कहा गया कि किसी भी प्रकार की गर्मपंथी विचारधारा और रणनीति पर नहीं चला जाएगा, और अब नरमपंथियों की संविधानवादी की रणनीति पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्यों पर आगे बढ़ेगी। लेकिन आप देखिए कि 1908 ईस्वी के अधिवेशन की जब हम बात करते हैं, 1907 ईस्वी के अधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या 1600, लेकिन अब प्रतिनिधियों की संख्या घट करके 626। लगातार प्रतिनिधियों की संख्या है वो कम होती जा रही है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है सिर्फ एक अंतरंग मंडली बनकर के इसके बाद में रह जाती है। 1909 ईस्वी का अधिवेशन लाहौर में हुआ, मदन मोहन मालवीय ने उसकी अध्यक्षता की। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का इसमें विरोध किया गया, और इसमें जितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया वो उन प्रतिनिधियों की संख्या थी 243। 1910 ईस्वी का अधिवेशन है वो इलाहाबाद में हुआ, विलियम वेडन बनने, और इसमें प्रतिनिधियों की संख्या और भी कम हो गई। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की। कोई खास प्रगति नहीं हुई, सिर्फ एक नॉर्मल डिस्कशन हुआ, और क्योंकि इसका उस समय जनता पर कोई प्रभाव नहीं था तो अपनी कोई किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसमें पास नहीं हो सका। 1912 का अधिवेशन बांकीपुर में हुआ, RN मधुकर ने इसकी अध्यक्षता की। 1913 का अधिवेशन कराची में हुआ, नवाब सैयद मोहम्मद ने इसकी अध्यक्षता की। 1914 का अधिवेशन वो था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एकता स्थापित करने की मुहिम है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा छेड़ दी गई थी, और भूपेंद्र नाथ बसु ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। लेकिन फिरोज शाह मेहता के अड़ियल रवैये के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों दलों में एकता स्थापित नहीं हो पाई। 1915 का अधिवेशन बंबई में हुआ, और SP सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की, और एक प्रकार से अब ये लगने लग गया था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है वो उसने एक सहमति दे दी थी, क्योंकि इस समय फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो चुका था, कि कांग्रेस के दोनों धड़ों को मिला लिया जाएगा अगले अधिवेशन में। तो इस अधिवेशन के प्रतिनिधियों की संख्या ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ जाती है 2259। इसका मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वापस अपने जो रिदम में वो वापस पुनः लौट आ जाती है। और 1916 का अधिवेशन जैसा कि आप सभी जानते हैं वो लखनऊ में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार ने उसकी अध्यक्षता की, और इसमें कांग्रेस के दोनों धड़ों का पुनर्मिलन हुआ, और ऐतिहासिक मुस्लिम लीग और कांग्रेस का पैक्ट हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वशासन के दावे को मंजूरी दी, और उन्होंने कहा कि स्वशासन की इस लड़ाई में मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथ देगी, बशर्ते कि उसके पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन के निर्णय को स्वीकार कर लिया जाए, और उस पर हामी भी भर दी गई। अब हम 1905 से 1916 ईस्वी की कांग्रेस जिसने विभाजन भी देखा फिर एकता भी देखी, तो आगे की राह है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किस प्रकार की दिखाई देती है। अब कांग्रेस है वो संगठित हो गई थी, और गांधीवादी युग के लिए कांग्रेस है वो तैयार हो गई थी, और गांधी जी ने अपने हिसाब से उस कांग्रेस को और भी परिवर्तित किया, संशोधित किया, उसको एक सांगठनिक आधार दिया, उसको एक संविधान दिया, उसकी एक कार्य योजना बनाई। लेकिन गांधीवादी दौर के लिए एक बैकग्राउंड है, एक पृष्ठभूमि है वो तैयार हो चुकी थी कांग्रेस के संगठन के माध्यम से। कांग्रेस और लीग की एकता का परिणाम हमें रोलेट एक्ट विरोधी आंदोलन में देखने को मिला, खिलाफत आंदोलन में देखने को मिला, असहयोग आंदोलन में भी हमें देखने को मिला, जिनकी हम बाद में चर्चा करेंगे। हालांकि कांग्रेस और लीग की ये एकता है वो 5-6 साल से ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, और बाद में विभिन्न प्रकार के अंतर विरोधों के कारण से इसमें मनमुटाव और मतभेद उभर करके आए, और बाद में मुस्लिम लीग ने एक प्रतिक्रियावादी रास्ते को अपनाया, और उस प्रतिक्रियावादी रास्ते से पीछे पलटकर उसने कभी नहीं देखा, और बाद में उसने केवल 1-2 अवसरों को छोड़कर कभी भी कांग्रेस के साथ सुलह समझौते और सहयोग का कोई प्रयास है वो नहीं किया। लेकिन फिलहाल जो 1916 में कांग्रेस और लीग की जो एकता हुई थी उसने कुछ आंदोलनों को गति देने में, उनका आकार तय करने में, उसको स्वरूप देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो आंदोलन थे रोलेट एक्ट विरोधी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। अब अगर इस टॉपिक से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की बात करें तो आपके काफ़ी सारे वस्तुनिष्ठ और आपके वर्णनात्मक प्रश्न है यहाँ से पूछे जाते हैं। काफ़ी संकल्पनात्मक प्रश्न होते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में क्या व्यक्तित्वों की टकरार थी, या विचारधाराओं से उत्पन्न अंतर विरोधों का योगदान था, या ऐसा तो नहीं था कि स्वदेशी आंदोलन की रणनीति को लेकर के मतभेद। तो हमने उनका मूल्यांकन करके देखा कि किसी एक कारण के आधार पर अपने उत्तर को कहना वो सही नहीं होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन वो व्यक्तित्वों की टकराहट भी थी, विचारधाराओं से उत्पन्न संघर्ष भी था, और स्वदेशी आंदोलन की रणनीति को लेकर एक उत्पन्न मतभेद भी था, और साथ ही ब्रिटिश प्रशासन की रणनीति का भी वो शिकार हो गए थे।
इसके अलावा इसमें 1905 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, 6 की किसने की, 7 की किसने की, और इससे संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। 1907 ईस्वी के बाद में कांग्रेस का अधिवेशन है वो कहाँ हुआ, उसमें कौन सा प्रस्ताव पास हुआ, और 1915 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, उसमें क्या निर्णय लिया, 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, उसमें कौन से प्रस्ताव पास किए गए। तो इसमें गर्मपंथी और नरमपंथी की विचारधारा से संबंधित कांग्रेस ने किस प्रकार की झंझावातों का सामना किया, किस प्रकार से सुलह समझौते के प्रयास किए, कांग्रेस को फिर से एक मिलाने में किस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान रहा, लखनऊ पैक्ट करवाने में और लखनऊ समझौते में किसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि इस टॉपिक पर हमने बड़े विस्तार से बात की है, तो आपके सारे जो बिंदु हैं, सारी जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से संबंधित आपके मन में और कोई अतिरिक्त जिज्ञासा हो तो आप मेरे से सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो अगले व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।